वर्ग 10 के सभी विद्यार्थियों को पुनः एक बार मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। जैसे आप लोग पीछे यहाँ इतिहास के यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित बातों पे फर्स्ट सीरीज में जिक्र देखा था, आज हम लोग दूसरे सीरीज में देखेंगे कि इसे हम छोटे छोटे वीडियो में बनाने का प्रयास किए हैं, जिससे आप छोटे छोटे वीडियो में आसानी से इसे देख सकेंगे। तो इसमें देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद में, जैसे आज हम लोग बातें करेंगे इटली का एकीकरण किस प्रकार से होता है, इटली के एकीकरण में किसका किसका योगदान है, कौन कौन लोग यहाँ इटली के एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, जिसमें आप नाम देखेंगे, मेजनी का नाम देखेंगे, काउंट काबूर का नाम देखेंगे और गैरीवाल्डी का नाम देखेंगे, जो अलग अलग रूप में इन लोगों ने किस तरह से अपने भूमिका को निर्वहन किया है, किस तरह से अपने कार्यकलापों को बेहतरीन ढंग से परफॉर्मेंस करने का कार्य किया है। तो ये तमाम बातों को यहाँ पे हम जिक्र करेंगे। तो जैसे हम ये समझ रहे हैं कि 19वीं शताब्दी के जैसे ही शुरुआत होता है, तो 19वीं शताब्दी के शुरुआत में जैसे ही यहाँ शुरू के साथ साथ आप देखेंगे कि मात्र एक भौगोलिक या अभिव्यक्ति का युग माना जाता था, क्योंकि 19वीं शताब्दी जो रहा है वह खासकर यहाँ भौगोलिक रूप से खोजों का जिक्र इसमें ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। और वहां पे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि स्वतंत्र राज्य अपने अपने को स्वतंत्र होने की होड़ में लगे हुए थे, और यही कारण वहां पे देखने के लिए मिलेगा कि वहां अलगाव की स्थिति सभी राष्ट्रों के बीच में बनी हुई थी। और इटली में अगर हम बात करें इटली की, तो इटली में एक राष्ट्र के रूप में अगर हम यहाँ जिक्र करते हैं कि इटली के एक राष्ट्र के रूप में, तो वहां स्थापित होने के साथ साथ आप देखेंगे कि जब स्थापित होता है तो स्थापित होने के साथ साथ कई तरह की भौगोलिक समस्याओं का वहां पे निदान या समस्याएं वहां देखने के लिए मिलेगा, और कई तरह की भौगोलिक समस्याएं वहां पे मौजूद थी। और उसी तरह से जैसे आप इटली में देखेंगे, इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी जो राष्ट्र हुआ करते थे, ऐसे राष्ट्रों का हस्तक्षेप मुख्य रूप से हुआ करता था। इसके साथ साथ जब यहाँ एकीकरण में इनका अगर हम स्थिति को देखेंगे तो विरोध निश्चित रूप से असंभव रूप से देखने के लिए मिलेगा। इधर आप राजधानी के रूप में देखेंगे रोम की स्थिति को, तो रोम भी पोप के प्रभाव से वंचित नहीं था, क्योंकि वहां पोप का अपना अत्याचार और अपना प्रभाव जो था बिल्कुल व्याप्त था। और पोप की इच्छा के बारे में तो आप इससे पहले भी जान चुके हैं कि पोप की यहाँ इच्छा हुआ करता था कि इटली का एकीकरण स्वयं उनके नेतृत्व और धार्मिक दृष्टिकोणों के माध्यम से हो, ना कि यहाँ शासकों के नेतृत्व में किया जाए। माने इस तरह की बातें पोप के मन में था। और पोप के बारे में तो पहले भी आपने जिक्र में देखा हुआ है, पिछले वर्ग में भी देखा है कि पोप जो होते थे वहां एक मुक्ति पत्र बेचने का काम करते थे। और मुक्ति पत्र के रूप में मुक्ति पत्र वह चीज हुआ करता था, एक वैसा पत्र होता था कि आप यदि अपराध कर चुके हैं और वैसे अपराध से मुक्त होना चाहते हैं, वैसे अपराध से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप पोप के पास कुछ धनराशि को देकर और उनसे एक पत्र ले लेंगे तो आप अपराध से वंचित हो जाएंगे, अपराध से मुक्त हो जाएंगे। या ऐसे भी स्थिति था कि यदि आप किसी तरह के अपराध करने के लिए भविष्य में सोच रखे हैं कि हम इस तरह के अपराध करने वाले हैं, चाहे वो अपराध कितना हो भयानक क्यों ना हो या कितना हो सामाजिक स्तर से निम्न स्तर का क्यों ना हो, लेकिन आप पोप के पास मुक्ति पत्र के रूप में कुछ धनराशि जमा करके मुक्ति पत्र ले लेंगे और भविष्य में करने वाले अपराध को आप कर सकते हैं और उस अपराध से आप मुक्त रहेंगे। इस तरह की विचारधाराएं यहाँ पोप के समय में हुआ करता था। तो ऐसे पोप जो हुआ करते थे उनका सोच हुआ करता था कि यहाँ शासकों के नेतृत्व में इस तरह की बातें नहीं हो। इसके अलावा अगर अनेक हम आर्थिक और प्रशासनिक विचारों की बात करते हैं, आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां देखते हैं, तो यह आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां भी वहां पे बहुत ज्यादा मौजूद के रूप में देखने के लिए मिला है। लेकिन अगर इसके बावजूद की बात करते हैं कि 19वीं शताब्दी के समय में, 19वीं शताब्दी में जैसे ही 19वीं शताब्दी का शुरुआत होता है तो इटली में राष्ट्रीयता का जो विकास की स्थिति समझेंगे तो वो विकास की स्थिति वहां हो रहा था। और विकास की स्थिति इस तरह से हो रहा था कि फ्रांस में, यानी फ्रांस से होने वाली जो घटनाएं थी, वैसी घटनाओं का प्रभाव भी अगर हम देखेंगे कि यहाँ स्पष्ट रूप से सभी पे पड़ रहा था, सभी के ऊपर स्पष्ट रूप से ऐसी प्रभाव देखने के लिए मिल रहा था। आप नेपोलियन के बारे में बात करेंगे, नेपोलियन के बारे में सुनेंगे, नेपोलियन के जो सैन्य अभियान हुआ करता था, यह सैन्य अभियान किस प्रकार का था। तो सैन्य अभियान में आप देखेंगे कि इटली के जो नवजागरण था, इटली के नवजागरण के साथ साथ जो एकीकरण में अगर प्रत्यक्ष रूप से बातें करते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से ही सही अगर कहें, लेकिन महत्वपूर्ण इस तरह से एक योगदान देने का काम किया। इटली के विजय जब हुई तो इटली के विजय के पश्चात आप यहां पाएंगे कि नेपोलियन की स्थिति में कि नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में गठित करने का काम किया। और 3 गणराज्य कौन कौन सा बनाया, एक सिसपाइन का गणराज्य बनाया, उसके बाद दूसरा लुगलियन का गणराज्य बनाया, और तीसरा जो था ट्रांसपेडेंट का गणराज्य के रूप में इसने स्थापित किया। जो यहाँ पे नेपोलियन जो था इस 3 गणराज्यों में यही निम्न नामों में विभाजित किया।
उसने यातायात व्यवस्था को भी अगर कहा जाए तो चुस्त दुरुस्त रूप से करने का भरपूर प्रयास किया कि यातायात की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया चुस्त और दुरुस्त रूप में देखने के लिए मिले। और इसके साथ साथ यहाँ अगर कहें कि संपूर्ण क्षेत्र में एक शासन व्यवस्था के रूप में या शासन व्यवस्था के अधीन लाने का यह नेपोलियन ने काम बेहतर ढंग से किया। पुनः आप यहाँ समझेंगे कि इन सभी जो कारणों की अगर हम बात करते हैं तो कारणों को भी अगर हम यहाँ कहें तो यहाँ एक तरह से जागृति आने में कही जा सकती है कि अच्छी जागृति आई। और नेपोलियन के जैसे ही पतन हो जाते हैं, नेपोलियन का पतन जब 1814 ईस्वी में हो जाता है, 1814 में नेपोलियन का पतन होता है। तो नेपोलियन के पतन होने के साथ साथ आप देखेंगे कि जब नेपोलियन का पतन होता है, इसके बाद जैसे वियना कांग्रेस होता है, यानी वियना कांग्रेस का जो आप देखेंगे कि 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस के द्वारा क्या होता है कि 1815 ईस्वी में आप पाएंगे कि इटली के जो यहाँ पुराने जो रूप हैं या पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली को दो राज्यों में, यहाँ दो राज्य के रूप में जो पीडमाउंट, और एक राज्य पीडमाउंट का नाम जानेंगे और दूसरा नाम जानेंगे सार्डिनिया का राज्य का एकीकरण करने के साथ साथ यहाँ यह व्यवस्थित रूप से किया गया, क्योंकि इस प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा हम सबके सामने तय होने लगी। इतिहास के पन्नों में तय होने लगा कि इटली का एकीकरण होना तय है। और इटली में खासकर 1820 ईस्वी के दशक में आप देखेंगे कि 1820 ईस्वी में ही या उससे कुछ ही राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होना शुरू हो चुका था, क्योंकि नागरिक अपने आंदोलन को एक तीव्र रूप दे चुके थे। तो इस तरह से एक गुप्त दल के रूप में जो कार्बोनरी की बात करेंगे, कार्बोनरी एक संगठन की बात करेंगे, तो यहाँ कार्बोनरी का गठन राष्ट्रवादियों के माध्यम से, जो राष्ट्रवादी हुआ करते थे, ऐसे राष्ट्रवादियों के माध्यम से करने का काम किया गया। पुनः जिसका उद्देश्य अगर हम कहें छापामार युद्ध के रूप में कि छापामार युद्ध किस प्रकार का होता था, तो ऐसे छापामार युद्ध के रूप में यहाँ छापामार युद्ध के द्वारा अगर कहें कि राजतंत्र को नष्ट करने का जो एक गणतंत्र की स्थापना करने का उद्देश्य था, एक ऐसा लक्ष्य बना हुआ था। प्रसिद्ध अगर राष्ट्रवादी लोग के बारे में हम जिक्र करते हैं कि ऐसे नेता के रूप में जैसे जोसेफ होते हैं, उसके बाद मेजनी का नाम आप देखते हैं, ऐसे संबंध की अगर हम बातें करते हैं तो इसी दल से इन लोगों का संबंध जुड़ा हुआ था। फिर 1830 ईस्वी के दशक में हम बातें करेंगे कि 1830 ईस्वी के दशक में फ्रांसीसी क्रांति के अगर प्रभाव होते हैं, तो जो फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव की बात आता है, इस प्रभाव से इटली भी कहीं से अछूता नहीं रह पाता है। इटली को भी इसमें संलिप्तता देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इसका अगर हम कहें कि यहाँ भी नागरिक जो आंदोलन होते हैं, ऐसे नागरिक आंदोलन के रूप में यह कहा जा सकता है कि वहां नागरिक आंदोलन का भी शुरुआत हो जाता है। क्योंकि मेजनी की बात अभी मैंने जिक्र किया था कि मेजनी ने इन नागरिक आंदोलनों के जो उपयोग किया था, ऐसे आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली के, यानी मध्य इटली में जो एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का जो प्रयास किया गया था, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में आप पाएंगे कि जो मेटरनिक होते थे, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में मेटरनिक के द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलनों का दबाने का भरसक बेहद ही ढंग से प्रभावित करने का कार्य किया गया। अब हम यहाँ बात करेंगे, जैसे यहाँ दिया गया कि मेजनी के बारे में, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान रहता है। तो मेजनी की बातें करते हैं कि मेजनी के पहले बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में हम कुछ बातों को समझते हैं कि मेजनी का व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। तो मेजनी को अगर हम कहें तो साहित्यकार के रूप में वो मेजनी को जान सकते हैं कि मेजनी एक साहित्यकार के रूप में और गणतांत्रिक विचारों का खासकर वह समर्थक के रूप में जाना जा सकता है। और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि मेजनी एक योग्य सेनापति के रूप में भी जाना जा सकता है, एक योग्य सेनापति भी है। इसके साथ अगर हम तत्कालिक रूप से समझते हैं, राजनीतिक परिस्थितियों के बेहतर स्थिति को समझने का, यानी उसके अंदर एक परख होता है कि राजनीति का बेहतर स्थिति क्या होगा, या उसके अंदर एक अच्छी परख होती है। और राजनीति की बेहतर स्थिति को समझना मेजनी का बहुत अच्छा, एक तरह से कहें तो उसके अंदर का एक गुण के रूप में यहाँ प्रकट होता है। इसलिए जो आदर्शवादी गुण होते हैं और आर्थिक और व्यवहारिक गुण की बात करते हैं, वह बहुत ही यहाँ कम कह सकते हैं कि बहुत ही कम था। अपने जब पराजय के बाद वहां पे मेजनी से वो हार नहीं मानता है, जैसे ही वो पराजय होता है तो मेजनी से हार नहीं मानता है। और 1831 में वह एक तरह का संस्था की स्थापना करता है, एक संगठन का स्थापना करता है, जिस संगठन का नाम यंग इटली के नाम से वह जाना जाता है, यानी कि यंग इटली
आप ऐसे ऑब्जेक्टिव में कई प्रश्न पूछा जाता है कि यंग इटली की स्थापना किसने किया था, तो आप देखेंगे कि मैजनी ने यंग इटली की स्थापना किया था। और यंग इटली का स्थापना कब किया था, तो 1831 ईस्वी में किया था। यह आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, कंपटीशन के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। तो इन तमाम बातों को समझते हुए हम ऐसे छोटे छोटे बातों पर भी ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ यह हम कहेंगे कि इसका उद्देश्य उस समय यह होता था कि इटली प्रायद्वीप से जो विदेशी हस्तक्षेप होते थे, यह विदेशी हस्तक्षेप को समाप्त करना और संयुक्त यहाँ गणराज्य को स्थापित करने का लक्ष्य यह मेजनी के अंदर बना हुआ था। इसी तरह के लक्ष्य को लेकर मेजनी चल रहा था। और सन 1834 में पुनः देखेंगे आप कि 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर मेजनी ने क्या किया कि यूरोप के अन्य देशों में या अन्य क्षेत्रों में चल रहे जो छिटपुट आंदोलन थे, राष्ट्रीय आंदोलन थे, उसको प्रोत्साहित करने का काम किया। तो फिर आपने देखा कि यहाँ पे यंग यूरोप की भी स्थापना 1834 में, यंग इटली जो 1831 में आपने देखा। फिर यहाँ यंग यूरोप की स्थापना जो है, यहाँ यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने कब किया, तो 1834 ईस्वी में किया। और इसका मुख्य लक्ष्य यही रहा कि यूरोप में चल रहे जो भी यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन थे उसको प्रोत्साहित करने का इसका महत्वपूर्ण प्रोत्साहन था, या महत्वपूर्ण रूप से यह प्रोत्साहित करने का काम किया। फिर 1848 ईस्वी में जब फ्रांस में आप देखेंगे कि फ्रांस सहित पूरे यूरोप में एक क्रांति का दौर जब चलने लगा था, तो वैसे क्रांति के दौर में मेटरनिक को भी अंततः यहाँ ऑस्ट्रिया के साथ ऑस्ट्रिया को छोड़ने की नौबत में आना पड़ गया कि मैं यहाँ पे जो मेटरनिक था उसे ऑस्ट्रिया छोड़ के भागने की स्थिति आ गई। और इसके बाद अगर इटली की बात करते हैं कि इटली की राजनीति में पुनः मेजनी का आगमन होना शुरू हो जाता है, यानी मेजनी यहाँ पे क्या करते हैं कि इटली की राजनीति में अपना आगमन दिखाते हैं, वहां प्रवेश कर जाते हैं कि इटली की राजनीति में वह प्रवेश की अपनी भूमिका दिखाते हैं। और मेजनी जो होते हैं संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाने का भरसक प्रयास करने पे लग जाते हैं कि पूरे इटली को एक गणराज्य बना दिया जाए, एक देश बना दिया जाए और एक ऐसा देश बनाया जाए जिसपे वे अपने ढंग से उस पर शासन करने की बातों को सोच रहे थे। जबकि सार्डिनिया की बात देखेंगे, पिटमाउंट जो सार्डिनिया पिटमाउंट का शासक हुआ करता था, जिसका नाम चार्ल्स एल्बर्ट के नाम से आप जान सकते हैं कि चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का एक तरह से विलय कर लेना चाहता था कि जितने छोटे छोटे प्रांत थे सभी प्रांतों को विलय करके और एक बड़ा सा साम्राज्य बनाने की बात सोच रखे थे। फिर उधर पोप की बात अछूते कैसे रह जाएगा, पोप भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो पोप भी इटली को धर्मराज बनाने के पक्षधर में बने हुए थे। पोप भी चाहते थे कि इसे हम धर्मराज बना लें, अपने धर्म के साथ इसको जोड़ ले। इस तरह के विचार जो थे, इस विचारों में कई तरह की टकराहटें यहाँ देखने के लिए मिलता है। जब टकराहटें होने लगती है और ऐसे टकराहटें होने लगती है जिसके कारण अगर कहें कि इटली के एकीकरण का मार्ग एक तरह से अवरुद्ध हो जाता है, अर्थात उसके रास्ते रुक जाते हैं। और ऐसे रास्ते रुक जाते हैं जिसमें बाद में चलकर अगर ऑस्ट्रिया की बात करें, ऑस्ट्रिया द्वारा यहाँ इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने की स्थिति यहां मौजूद हो जाती है पुनः, जिसमें सार्डिनिया के शासक जो चार्ल्स एल्बर्ट को यहां पराजय का सामना करना पड़ता है, अर्थात पराजय का मुंह देखना पड़ता है। और ऐसे स्थिति में जो ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन आ रहा है, तो ऐसे जनवादी आंदोलन को कुचलने का भरसक प्रयास किया गया है। और इस प्रकार मेजनी की पुनः यहाँ क्या हो जाती है, हार हो जाती है और वह वहां से पलायन करने के दशा में मेजनी आ जाते हैं। इस तरह से वहां से वो पलायन कर जाते हैं। और इसके बाद फिर यहां जब हम एकीकरण के दूसरे चरण को देखते हैं, तो एकीकरण के दूसरे चरण में आप फिर से पाएंगे यहाँ कि 1848 ईस्वी का जो समय रहता है, 1848 ईस्वी तक इटली जो होता है, इटली के एकीकरण के लिए किए गए जो भी प्रयास थे, मुख्य रूप से आप इसके बारे में ये बात कह सकते हैं कि वो सब के सब असफल रह गए। क्योंकि जो भी एकीकरण का कार्य किया गया, जो भी एकीकरण का प्रयास किया गया, सब के सब एकीकरण का प्रयास वहां असफल देखने के लिए मिला। इस तरह से यहाँ धीरे धीरे जो था इटली में जन आंदोलन अपना मुख्य रूप से और आक्रोशित होते हुए नजर आने लगा, जन आंदोलन और उग्र होने लगा। और इस कारण यहाँ जन जागरूकता आप देखेंगे कि निश्चित रूप से बढ़ते हुए आगे निकलते चला गया। फिर आप राष्ट्रीयता की भावना की बात करेंगे, तो राष्ट्रीयता की भावना जो थी और तीव्र होती चली जा रही थी। राष्ट्रीयता की भावना इतनी तीव्र होती जा रही थी कि इटली में अगर सार्डिनिया की बात करेंगे, सार्डिनिया और पिटमाउंट का एक नया शासक के रूप में जो विक्टर एमेनुएल की बात करेंगे कि विक्टर एमेनुएल एक नया शासक के रूप में यहाँ सार्डिनिया और पिटमाउंट के जो शासक के रूप में अभी मैंने जिक्र किया, तो यहाँ राष्ट्रवादी विचारधारा का वह पोषक था, राष्ट्रवादी विचारधारा का वह
सोच रखा हुआ था, उसके अंदर यही विचारधाराएं पनप रही थी। और उसके प्रयास की बात अगर देखेंगे कि उसके प्रयास में से इटली के एकीकरण का कार्य फिर से जारी होना शुरू हुआ। और अपनी इस नीतियों के माध्यम से ही जो क्रियान्वयन करने के लिए विक्टर एमेनुएल की बात फिर मैंने बताया कि विक्टर एमेनुएल और काउंट काबूर को यहाँ पे प्रधानमंत्री नियुक्त करने का कार्य किया गया। कि काउंट काबूर जब वहां प्रधानमंत्री बने तो इसके बारे में अब देखेंगे कि इन्होंने इटली के एकीकरण करने में किस तरह की भूमिका का निर्वहन किए, कैसे भूमिका को इन्होंने फॉलो किया। तो इन सारी बातों को अब समझेंगे काउंट काबूर के बारे में। तो हम इसके बारे में बस यही बात जानते हैं कि जो काबूर थे वह एक सफल कूटनीतिज्ञ के रूप में उनको जाना जा सकता है, या कूटनीतिज्ञ के साथ साथ अगर कहा जाए तो उसे एक सफल राष्ट्रवादी के रूप में भी कहा जा सकता है। वह एक सफल कूटनीतिज्ञ भी थे, एक सफल राष्ट्रवादी भी थे। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को ही समझते थे। उनके मन में, उनके विचार में, उनके दिमाग में यह बात बैठ चुका था कि अगर इटली का एकीकरण को रोकने का सबसे बड़ा अगर बाधा है तो ऑस्ट्रिया के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता है। इसलिए उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए खासकर फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दिया। और ऑस्ट्रिया को पराजित करना इनका एक लक्ष्य बन गया, क्योंकि ये जान रहे थे कि ऑस्ट्रिया को पराजित करके ही हम एकीकरण के अपने सीढ़ियों पे आगे निकल सकते हैं। तो इसने फ्रांस से दोस्ती कर लिया। और दोस्ती के लिए जब हाथ बढ़ाया तो 1853 ईस्वी से लेकर 1454 ईस्वी के बीच में क्रीमिया युद्ध में काबूर ने फ्रांस की ओर से यह युद्ध करने के साथ साथ युद्ध में सम्मिलित होने की इन्होंने घोषणा तक कर दिया। और फिर यहाँ स्थिति यह बन जाती है कि इसके लिए फ्रांस ने किसी प्रकार का आग्रह भी नहीं किया था कि आप मेरे साथ युद्ध में आ जाइए, लेकिन यह स्वतः अपने आप युद्ध में सम्मिलित होने का हाथ बढ़ा देता है। और इस तरह का जो प्रत्यक्ष लाभ होता है एक काबूर को यहाँ प्राप्त हो जाता है कि फ्रांस का समर्थन भी इसे मिल जाता है, क्योंकि जब यह उसे युद्ध में सहयोग करता है तो निश्चित है कि इसके भी कार्यों में फ्रांस सहयोग निश्चित रूप से करेगा। तो एक यहाँ प्रत्यक्ष लाभ के रूप में कहा जाए तो लाभ यहाँ काबूल को प्राप्त हो जाता है। और इसके साथ साथ युद्ध की समाप्ति जैसे ही होता है तो युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस के जो शांति सम्मेलन होते हैं, इस सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ पीट माउंट को भी यहाँ बुलाने का कार्य किया जाता है। इसमें काबूल की जो महत्ता होती है और ज्यादा प्रखर होने लगती है और ज्यादा बढ़ जाती है। और इस सम्मेलन में हम यहाँ देखेंगे कि सम्मेलन में काबूल ने यहाँ इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप की जो बात आ रहा है कि गैर कानूनी घोषित करने का काम करते हैं। और इस तरह से इटली में जो था कि जो सम्मेलन हुआ तो इस सम्मेलन में काबूल ने इटली में जो ऑस्ट्रिया का यहाँ हस्तक्षेप था उस हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। और जैसे ही इटली में जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित किया गया। इसके कारण संपूर्ण अगर कहेंगे यूरोप में या संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की ओर ही चला गया। जितना यूरोप का ध्यान था, यूरोप का पूरा ध्यान इटली की तरफ ही हो गया। और इस प्रकार से इटली की जो समस्या था, इस समस्या को काबूल ने अपने कूटनीति के बल पर संपूर्ण रूप से अगर कहा जाए तो यूरोप की समस्या के रूप में ढाल देने का काम किया। काबूल जो था, यहाँ नेपोलियन तृतीय की बात फिर समझेंगे कि नेपोलियन तृतीय ने से भी एक संधि कर लिया। और इस संधि के तहत आप देखेंगे कि संधि के माध्यम से ऑस्ट्रिया के खिलाफ पीट माउंट को एक तरह से सैन्य समर्थन के लिए सैन्य समर्थन देने का एक बहुत बड़ा वादा कर दिया। और ऐसा वादा कर दिखाया कि उसके बदले में इसने बता दिया कि जो नीस और सेवाय नामक दो रियासत हैं, तो उस नीस और सेवाय नामक दो रियासत को काबूल ने स्पष्ट रूप से कहा था कि फ्रांस को दे देना है। और दे देने के लिए इसने स्वीकार कर रखा। फिर यहाँ फ्रांस ने काबूल के साथ क्या किया, तो यह आश्वासन अपने मन से दे दिया कि आश्वासन के रूप में दिया कि यदि उत्तर तथा मध्य इटली के जो स्थान है, तो उत्तर और मध्य इटली के स्थान की जो रियासतें हैं, उस रियासत में खासकर जनमत संग्रह के आधार पर यहाँ पीट माउंट से ही यह मिलाना चाहेंगे। और इस तरह से आप यहाँ देखेंगे कि फ्रांस इसका विरोध भी नहीं करेगा। और इसके लिए काबूल की आलोचना भी की जाती है कि उसमें निस और सेवाय का जो बात किया गया है कि निस और सेवाय नामक प्रांत जो है, इस प्रांत को
फ्रांस को ऐसे दे देने का आश्वासन देकर इटली का जो राष्ट्रीय अस्मिता था, इस अस्मिता के साथ एक तरह से खिलवाड़ करने की बात आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यहाँ इटली के साथ स्पष्ट रूप से खिलवाड़ करने का कार्य किया गया। और यह तथ्य इस प्रकार से सामने आता है कि यह तथ्य भी हम लोग के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि तब तक इटली एक राष्ट्र के रूप में, एक बेहतरीन राष्ट्र के रूप में उभरने का स्थिति में आ गया रहता है। और यदि दो प्रांतों को खोकर भी यहाँ उत्तरी तथा मध्य इटली की बात समझेंगे का एकीकरण यदि हो जाता है तो यह क्या होता है कि एक सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में हम समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। क्योंकि फ्रांसीसियों की मदद से अगर देखेंगे, फ्रांसीसियों की मदद के बिना इटली का एकीकरण करना काबूल की दृष्टि में बिल्कुल संभव हो ही नहीं सकता है। क्योंकि यहाँ जब तक वहाँ समर्थन नहीं मिलेगा तब तक इसका एकीकरण करना उतना ही मुश्किल है। इसी बीच में आप यहाँ पा रहे हैं कि 1859 और 60 ईस्वी के दशक में, 1859 और 60 में क्या देखेंगे कि 59-60 में ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट के जो सीमा संबंधी इलाके होते हैं, इसके विवाद के कारण एक तरह से आरंभ जब हो जाते हैं, तो ऐसे विवाद के कारण आरंभ हो जाने के साथ साथ यहाँ युद्ध में इटली जो होता है, इटली के समर्थन में खासकर फ्रांस ने अपने सेना उतार देने में कहीं हिचक नहीं करता है। जब फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी, जिसके कारण ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रिया सेना यहाँ बुरी तरह से मुंह की खाक यहाँ छाननी पड़ी, अर्थात उसे पराजय का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रिया के एक बहुत बड़े राज्य के रूप में जो लोम्बार्डी राज्य हुआ करता था, आप राज्य का नाम समझेंगे, ऑस्ट्रिया का राज्य था जिसका नाम था लोम्बार्डी। तो इस लोम्बार्डी राज्य के रूप में कि यह जो लोम्बार्डी राज्य हुआ करता था, इस लोम्बार्डी राज्य में आप निश्चित रूप से यहाँ पाएंगे कि जिस तरह से यह एक, तो जहां मैंने जिक्र किया कि यहाँ जो लोम्बार्डी का जगह है, ऑस्ट्रिया के एक बहुत बड़े राज्य के रूप में लोम्बार्डी का जो बात आता है, इस लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का स्वतः कब्जा हो जाता है। और जैसे यहाँ पिडमाउंट का कब्जा होता है, तो कब्जा होने के साथ साथ एक तरफ तो लड़ाई अपना लंबा समय खींचते जा रहा था, लड़ाई लंबे होते जा रहा था, और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि दूसरी तरफ नेपोलियन जो थे, इटली में खासकर यहाँ राष्ट्रवाद से घबराने की स्थिति में आने लगे थे। वह बहुत बेहतर ढंग से घबराने लगे थे, क्योंकि उत्तर और मध्य इटली की स्थिति को देखेंगे कि उत्तर और मध्य इटली का जो स्थिति था, उस स्थिति में जनता जो थी यहाँ काबूल के समर्थन में अपने पूरे जनसैलाब के साथ, यानी पूरे जनसैलाब यानी पूरे भीड़ के साथ यहाँ एकीकरण के लिए आंदोलन करने पे एक तरह से जागरूक थी, आंदोलन करने के लिए अग्रसारित थी। और इस तरह से नेपोलियन इस परिस्थिति के लिए बिल्कुल कहीं से भी तैयार नहीं था, किसी भी हद तक नेपोलियन यहाँ तैयार नहीं था। इसलिए वेनेसिया पर भी यहाँ विजय प्राप्त होने के बाद आप देखेंगे कि नेपोलियन जो थे, नेपोलियन ने अपनी सेना जब वापस बुला लिए, तो नेपोलियन ने अपनी सेना को जब वापस बुलाया तो इस युद्ध के ऐसे युद्ध से हटने की स्थिति में, यहाँ हटने के बाद नेपोलियन तृतीय ने ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट का जो क्षेत्र होता है, यहाँ इसके बीच में मध्यस्थता करने की बात को स्वीकार कर लेते हैं। और इस तरह से संधि के कुछ नियम होते हैं, जैसे आप पहले भी जान चुके हैं कि संधि के नियम होते हैं कि हारे हुए देश को बहुत तरह के हार जाने के रूप में व्यय करने होते हैं और बहुत तरह के क्षेत्रों को खोना पड़ता है। तो संधि के रूप में, संधि के अनुसार जो था, यहाँ लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का एक तरह से अधिकार हो जाता है, और वेनेसिया पर जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया का अधिकार मान लिया जाता है। पुनः अंत में देखा जाता है यहाँ एक बड़े राज्य के रूप में इटली यहाँ सामने उभर कर आता है, कि बहुत बड़ा राज्य के रूप में इटली यहाँ दिखने लगता है। लेकिन काबूल का ध्यान जो होता है वह मध्य और मध्य के साथ साथ उत्तरी इटली के एकीकरण पर ही जाता है। और इस तरह से उसने अपने उस समय के नेपोलियन को सेवाएं प्रदेश देने के लोभ देकर ऑस्ट्रिया को यहाँ पिडमाउंट युद्ध में फ्रांस के जो निष्क्रिय रहने की स्थिति होता है, इस निष्क्रिय रहने की स्थिति में इटली के राज्यों का पिडमाउंट में विलय होने का विरोध नहीं करने का आश्वासन ले लिया जाता है। पुनः बदले में नेपोलियन जो होते हैं, नेपोलियन ने इस शर्त को सामने रख देते हैं और अपने शर्त के अनुसार बताते हैं कि जिन राज्यों का विलय होगा, अगर वह राज्य जनता के माध्यम से जनमत संग्रह कराए जाएंगे, चूंकि उन रियासतों की जनता जो होगी वह पिडमाउंट के क्षेत्र में, जो पिडमाउंट के साथ थी, और इसलिए अगर कहा जाए कि काबूल ने जो कूटनीतिज्ञ की बात देखेंगे कि कूटनीति का अपना एक तरह से बेहद ही अच्छा ढंग से परिचय देते हुए इसे स्वीकार कर लेने का सही समय समझा।
और इसका परिणाम आप देखेंगे कि 1860 से 61 ईस्वी में काबूल जो होते हैं या रोम या सिर्फ रोम के साथ साथ रोम को छोड़कर उत्तर के साथ साथ यहाँ जो उत्तर और मध्य इटली होता है, इस मध्य इटली की सभी रियासतों में, उन रियासतों का नाम आप अलग अलग ढंग से समझेंगे। जैसे आप परमा का नाम सुनेंगे, मेडेना का नाम सुनेंगे, टस्कनी का नाम सुनेंगे, तो परमा, मेडेना और टस्कनी जो रियासत होता था, इस रियासतों को अपने में मिला लेने का काम किया। और जनमत संग्रह के माध्यम से जो जनमत संग्रह कराया गया, तो जनमत संग्रह के करके इसे पुष्ट भी कर दिया गया। और ऑस्ट्रेलिया भी जो था, यहाँ फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पिटमाउंट थे, पिटमाउंट को समर्थन के भय से कोई कदम नहीं उठा सका। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया जर्मन एकीकरण की समस्या से भी जूझने की स्थिति में था। और इस तरह से आप यहाँ पाएंगे कि 1862 ईस्वी में पुनः जो होता है, तो यहाँ 1862 ईस्वी का जो मैंने जिक्र किया कि 1862 ईस्वी तक इटली जो था, यहाँ इटली खासकर यहाँ दक्षिणी इटली रोम और रोम के साथ यहाँ बोनेसिया को छोड़कर बाकी जितनी रियासतें हुआ करता था, सभी रियासतों को विलय करके या विलय रोम में निश्चित रूप से हो गया। और सभी ने जो था, यहाँ जितने रियासत है, सभी विक्टर एमेनुएल को शासक के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर हम यहाँ इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की बात समझेंगे, गैरिबाल्डी का क्या योगदान रहता है। तो गैरिबाल्डी के बारे में जब हम समझेंगे, तो गैरिबाल्डी के बारे में कुछ बातों को समझेंगे कि इसी बीच में जो यहाँ इटली के एकीकरण का दौर जो चल रहा था, इस दौर में महान क्रांतिकारी के रूप में आप समझ सकते हैं कि गैरिबाल्डी एक सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के रियासत के एकीकरण करने में और गणतंत्र के रूप में यानी गणतंत्र व्यवस्था स्थापित करने के रूप में या अपने मनोविचार को यहाँ दिखाने का प्रयास कर रहे थे। गैरिबाल्डी को अगर हम पेशे से समझें कि वो पेशे से क्या थे, तो पेशे से एक नाविक के रूप में हम समझ सकते हैं कि गैरिबाल्डी जो थे पेशे से एक नाविक थे। नाविक तो समझ रहे हैं आप लोग, यानी जो नाव चलाने का काम करते हैं, तो पेशे से एक नाविक थे। और मेजनी के विचारों का समर्थन उनके द्वारा दिया गया था। और जब मेजनी के विचारों को उन्होंने समर्थन दिया था, लेकिन बाद में काबूल के प्रभाव में आकर यहाँ पाया जा रहा है कि काबूल के जो प्रभाव में यहाँ गैरिबाल्डी जब आ जाते हैं, तो संवैधानिक राजतंत्र के रूप में या संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर वे बिल्कुल मन से बन जाते हैं कि संवैधानिक राजतंत्र होना चाहिए। और गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा जो उनके स्वयं सेवक होते हैं कि सशस्त्र जो सेना होती है, उस तरह की सेना बनाने का इन्होंने एक कार्य किया और बेहतर कार्य किया। गैरिबाल्डी अपने सैनिकों को लेकर इटली के जो प्रांत थे, जो इटली के प्रांत के रूप में आप देखेंगे कि इटली के प्रांत में जो सिसिली नामक प्रांत हुआ करता था, तो इटली के प्रांत सिसिली में यहाँ गैरिबाल्डी ने क्या किया कि सिसिली और इसके साथ साथ नेपल्स पर भी इन्होंने आक्रमण कर दिया। सिसिली और नेपल्स पर इन्होंने आक्रमण कर दिया। और इसके साथ साथ इन रियासतों के जो अधिकांश जनता थी, अधिकांश जनता जो बुर्बो राजवंश हुआ करता था, तो ऐसे बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन में, जो बुर्बो राजवंश का निरंकुश शासन तंत्र था, उसे तंग होकर गैरिबाल्डी का वह समर्थक बन गई। गैरिबाल्डी के विचारों का जितनी जनता थी वह समर्थन करने लगी। गैरिबाल्डी यहाँ पे गणतंत्र की स्थापना करने का यहाँ बात किया और गणतंत्र की स्थापना भी किया। और विक्टर एमेनुएल ने प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे वहां अपनी एक सत्ता संभालने का काम किए। कुल मिलाकर अगर हम समझें तो यहाँ काबूल के जो विचार थे गैरिबाल्डी से नहीं मिलते थे, लेकिन अगर हम कहें कि काबूल ने उन्हें दक्षिणी अभियान का संपर्क पे समर्थन दिया था, तो 1862 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की जो योजना बनाई थी, जो उन्होंने एक प्रारूप तैयार किया था, एक लेखा जोखा तैयार किया था, तब यहाँ काबूल जो थे, काबूल ने गैरिबाल्डी के इस अभियान का विरोध किया और खासकर यहाँ रोम की रक्षा करने के लिए, खासकर पिटमाउंट के लिए यहाँ सेना भेजने का काम किया गया। इसी बीच गैरिबाल्डी की भेंट यहाँ काबूल के साथ हो जाती है और जैसे ही काबूल से गैरिबाल्डी की भेंट होती है, उसने रोम के अभियान की योजना मन से त्याग देते हैं। मन में जो रोम की योजना बनाए हुए हैं, रोम के लिए अभियान चला रहे हैं, उसको त्याग देते हैं। और इसके साथ साथ दक्षिणी इटली के जो इटली के जीते हुए क्षेत्र होते हैं, इस क्षेत्र को बिना संधि के ही गैरिबाल्डी के विक्टर एमेनुएल होते हैं, उन्हें सौंप देने का काम करते हैं, उन्हें दे देते हैं। लेकिन यहाँ हम विचार करेंगे इस पे कि गैरिबाल्डी को यहाँ जैसे वे दक्षिण क्षेत्र को सौंप देते हैं, इसे अस्वीकार
यहाँ, परंतु उसे वो अस्वीकार कर देते हैं, वो स्वीकार नहीं करते हैं। सौंपने के बाद भी उसे अस्वीकार कर दिया जाता है और वह अपनी सारी संपत्ति जो होता है राष्ट्र को समर्पित करके साधारण किसान की भांति वह जीवन जीने की तरफ अग्रसरित हो जाते हैं। यानी इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी वह एक साधारण किसान की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं और अपनी सारी जो संपत्ति है वह राष्ट्र को समर्पित कर देते हैं। और इस तरह से आप यहां देखेंगे कि त्याग और बलिदान की इस भावना को अगर कहा जाए कि इस भावना के कारण गरिबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यहाँ खूब प्रचारित भी किया गया था। जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो गरिबाल्डी के विचारों को यहाँ प्रचारित किया गया था कि इतना बड़ा संपत्ति का मालिक होने के बावजूद भी वह पूरे संपत्ति को राष्ट्र के प्रति समर्पित करके और एक खुद किसान की जिंदगी जीने का अपना प्रण ले लेता है तथा लाला लाजपत राय उनकी जीवनी भी लिखने का काम किए थे। और इस तरह से आप यहाँ देखेंगे गरिबाल्डी के बारे में कि 1862 में दुर्भाग्यवश यहाँ काबूल की जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद इस तरह वह पूरे, अगर इस तरह भी वह पूरे इटली का एकीकरण नहीं देख पाते हैं और वेनेसिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण यहाँ विक्टर एमेनुएल के बाद ने स्वयं करने का काम करते हैं। और 1870 से 1871 ईस्वी के समय में देखेंगे कि फ्रांस की जो स्थिति होती है, यानी फ्रांस और पर्सा के बीच में युद्ध छिड़ जाता है, यानी आपसी फ्रांस और पर्सा जब युद्ध लड़ने की स्थिति में आ जाता है तो जिस कारण से फ्रांस के लिए खासकर पोप को संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं हो पाता है कि पोप यहाँ पे फ्रांस को समर्थन दे पाए। और विक्टर एमेनुएल ने इस परिस्थिति का बेहतर लाभ उठाता है, यानी भरपूर लाभ उठाने का कार्य करता है। पोप जो होते हैं अपने आप को वेटिकन सिटी के किले में स्वयं को बंद कर लेते हैं और इसलिए बंद कर लेते हैं क्योंकि पोप को यह भय बन जाता है कि यहाँ मुझे भी इस युद्ध में कहीं क्षति न पहुंच जाए, तो इस तरह से स्वयं को बंद कर लेते हैं। और यहाँ एमेनुएल जो होते हैं, इमैनुएल ने पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी जो रोम को यहाँ इटली में मिला लेने का काम करते हैं कि जो पोप का राजमहल होता है उस राजमहल को छोड़ दिया जाता है, बाकी क्षेत्रों को अपने राज्य में मिला दिया जाता है और अपनी राजधानी को यहाँ उसी जगह पे वो बनाने का काम करते हैं। और इस नई स्थिति को पोप ने तत्काल स्वीकार नहीं कर पाते हैं क्योंकि पोप के विचार से तो बिल्कुल अलग है, तो पोप इसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और इस समस्या का अंततः अगर कहा जाए तो मुसोलिनी द्वारा निदान अंततः देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जब उसने पोप के साथ समझौता कर खासकर वेटिकन सिटी यानी वेटिकन की स्थिति को स्वीकार कर लिया है, तो वेटिकन का जब स्थिति स्वीकार कर लिया तो इस तरह से 1871 ईस्वी के समय में आप पाएंगे कि इटली के एकीकरण यहाँ मेजनी, काबूर और गरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेता जो होते हैं, ऐसे नेताओं और विक्टर एमेनुएल जैसे शासकों के माध्यम से इनके योगदानों के कारण अगर पूर्ण कहा जाए तो पूर्ण हुआ। और इन घटनाओं को अगर हम कहें तो पार्श्व में राष्ट्रवादी चेतना सर्वोपरि के रूप में मानी जा सकती है कि पार्श्व में राष्ट्रवादी चेतना सर्वोपरि होती है। तो इस तरह से आप सभी ने देखा यहाँ कि इटली के एकीकरण किस प्रकार से हुआ। तो इसके बाद अगले सीरीज में हम मिलेंगे जिसमें हम जर्मनी के एकीकरण के बारे में समझेंगे। आज हम लोगों का क्लास यहीं पे स्थगित होता है, पुनः हम अगले सीरीज में मिलेंगे। लेकिन आपको एक बात याद दिला देते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप निश्चित कर ले, ताकि हर तरह के जो वीडियो जो अपलोड होते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेगा। आज सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।